16वां चैप्टर है रॉलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। पहला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। 1856 के तहत चौकीदारी अधिनियम पुलिस को किसानों से कर एकत्र करने और गांवों में चौकीदारों रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई। गांधी जी द्वारा दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है दूसरा कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही नहीं है। यानी कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। ये दोनों जो है सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि नगरों में असहयोग आंदोलन के दौरान उच्च जातियां ही नहीं बल्कि सभी जाति और धर्म के लोगों के साथ ही धनाढ़ तथा मध्यम वर्ग की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। इस आंदोलन के दौरान हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। तीसरा प्रश्न है कि 1922 में कौन सी घटना हुई थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, चौरी चौरा की घटना। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा स्थगित कर दिया गया। अगला प्रश्न है चौथा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में भीड़ जमा हुई। इस निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस भीषण नरसंहार से महान कवि और मानवतावादी रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर क्षुब्ध होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। साथ ही महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दिया था। पांचवा की वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग त्रासदी से। इसकी व्याख्या देखते हैं कि आगे होगा कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत एवं मारे गए थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी के नेतृत्व में वर्ष 1917 में एक सत्याग्रह हुआ, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह बागान मालिकों द्वारा प्रयुक्त 3 गठिया पद्धति के विरोध में किया गया एक अहिंसक आंदोलन था। उल्लेखनीय है कि खेरा सत्याग्रह वर्ष 1918 में सरदार पटेल के नेतृत्व में चलाया गया तथा नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न 7वां कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक असहयोग भावना का प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान सैकड़ों राजेंद्र प्रसाद, देशबंधु चित्तरंजन दास,
सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, सैफुद्दीन किचलू जैसे लोग शामिल थे। आठवां है कि मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलाफत आंदोलन का। केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुए मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था, जिसका नेतृत्व खिलाफत नेता अली मुसलियार ने किया था। इस विद्रोह का समर्थन महात्मा गांधी, मौलाना आजाद व शौकत अली ने भी किया था। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने यह तय किया कि जहां तक संभव हो हिंदी को बतौर संपर्क भाषा के रूप में पूरे देश में इस्तेमाल किया जाए। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत नहीं थे, तो सत्यवादिता भी था, अहिंसा भी था, निडरता भी था और संयम भी था। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। निडरता होना चाहिए। इसका उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन डी, 1 2 3 सही है। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में 3 प्रमुख सिद्धांतों को महत्वपूर्ण बताया था, सत्य, अहिंसा, निडरता या निर्भयता। 11वां कि 1922 में कौन सी घटना हुई थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा चौरी चौरा की घटना। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांतीय गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार सहित 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। चौरी चौरा घटना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 था। अन्य आंदोलन में निम्नलिखित थे असहयोग आंदोलन 1920-22, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, चौरी चौरा घटना 1922, साइमन कमीशन का आगमन 1928। 12वां कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा CR दास व मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को परिवर्तनवादियों का नेतृत्व करते हुए चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और MR जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में की थी। इसकी अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। 13वां है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया था। यह गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। यह आंदोलन वास्तव में किसानों के द्वारा नील की खेती से संबंधित था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में, आगे देखते हैं इस साइड होगा कि बाजार में नील का स्थान ले लिया था, जिसके फलस्वरूप चंपारण में यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए थे। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी कर दर मनमाने ढंग से बढ़ा दिया गया। किसानों की इसी समस्या के लिए चंपारण में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। 14वां है कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गया में। बिहार के गया जिले में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। CR दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मोतीलाल नेहरू व NC केलकर के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी 1923 नामक एक नया राजनीतिक संगठन का निर्माण किया था। 15वां है 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि लोगों का मानना था कि गांधी जी धर्म के प्रतीक हैं एवं धर्म की ही जीत होगी। 16वां है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा छपरा से। राहुल सांकृत्यायन, जिनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था, वे प्रतिष्ठित विद्वान एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया एवं जेल गए। इन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है। 17वां की खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया। इससे नाराज होकर
भारतीय मुसलमान मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। 10 अगस्त 1920 को संपन्न सेवरेज की संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। अगला प्रश्न 18वां सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी सभा जिसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो ऑप्शन सी इलाहाबाद में। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। 19वां है कि असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और 4 में गांधी जी की गिरफ्तारी। 1 2 3 4 सीरियली इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और असहयोग आंदोलन को पारित किया गया। 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसे पूर्ण स्वीकृति मिल गई। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का जुलूस निकला था। उस दौरान कुछ पुलिस वालों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया जिसका परिणाम यह हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई जिससे उत्तेजित भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया और थाने में आग लगा दी जिससे 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। इस आंदोलन में पहली बार देश की जनता इकट्ठी हुई थी। इसके साथ किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग थे। 20वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी को चुना गया था। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के प्रश्न पर भारत में शुरू हुआ। मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 21 नवंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस की एक बैठक बुलाई गई और इसके अध्यक्ष गांधी जी को बनाए गए। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान घोषणा की कि यह हिंदू और मुसलमान एकता का स्वर्णिम अवसर है और उन्होंने खिलाफत दिवस को जोरदार बनाने की अपील की थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया गया था। सभा के दौरान तत्कालीन सैन्य प्रशासक ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलवाने के कारण भारी संख्या में लोग मारे गए। इस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड, शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। 22वां की रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1919 ईस्वी में। क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया। इस एक्ट को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। इस कानून द्वारा अंग्रेज सरकार को किसी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट का वास्तविक नाम क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट पारित होने के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1920 ईस्वी में। गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कलकत्ता में कांग्रेस की विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का दिसंबर 1920 नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है क्योंकि इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि के साथ ही 2 और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय के अंतर्गत कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का अपना लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के स्थानीय नेता डॉक्टर
सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप प्रदर्शन करने हेतु बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे, परंतु तत्कालीन अंग्रेज जनरल माइक डायर द्वारा बिना चेतावनी दिए गोली चलवाने के कारण बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि शंकर नारायण वायसराय कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है 25वां कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। 26वां महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों के सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ही खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। 26वां किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चौरी चौरा कांड। इसके बारे में हम डिटेल्स में जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 27वां असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बिहार के सारण जनपद में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। 28वां है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। इस प्रदेश का नाम देखते हैं। इस प्रदेश का नाम है ऑप्शन बी, यानी कि बिहार। असहयोग आंदोलन के द्वारा बिहार राज्य में सरकार ने महान लोगों के नाम बताए जो शराब पीते थे, जैसे मूसा, सिकंदर, नेपोलियन, शेक्सपियर, ग्लेडस्टोन आदि। 29 में है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? ऑप्शन बी हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। भारत में क्रांतिकारियों का प्रभाव राष्ट्रीय भावना को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का नियुक्त की थी, जिसके सुझाव पर 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट अधिनियम के अंतर्गत सरकार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इस कारण इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह चलाने के लिए फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल और किचलू ने किया। 10 अप्रैल को दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवाई और हजारों सत्याग्रही शहीद हो गए थे। 30वां प्रश्न है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला ने दिया था। अंग्रेज बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक करार कर रखा था जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषि जन्य क्षेत्र के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसे तिनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। किसान इस करार को खत्म करना चाहते थे क्योंकि इससे उन्हें बहुत घाटा होता था, किंतु बागान मालिक इस करार को खत्म करने के बदले भारी लगान की मांग करने लगे। 1916 में राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ जाकर महात्मा गांधी से मुलाकात की और चंपारण के किसानों को अन्यायपूर्ण प्रक्रिया से मुक्त करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के प्रयोग की पहली घटना चंपारण सत्याग्रह थी। इस आंदोलन से मजबूर होकर 1916 में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग की सलाह मानते हुए सरकार ने तिनकटिया पद्धति को समाप्त घोषित कर दिया। किसानों से वसूले गए धन को भी 25% वापस कराया गया। 31वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की तकनीक का प्रयोग प्रथम कहां पर किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चंपारण में। इसकी व्याख्या देखते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह तकनीकी का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। चंपारण की घटना 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुई थी। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना, उन मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे तिनकटिया पद्धति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 32वां, ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? ऑप्शन ए हो जाएगा रॉलेट एक्ट। मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है।
रौलट एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। रौलट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना की थी, क्योंकि यह जनता की स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था। गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न 33वां, इनमें से किस व्यक्ति का गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को। जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी ने भारत आए और यहाँ पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। इनके प्रभाव में आकर गांधी जी ने भारत की सक्रिय राजनीति से अपने आप को जोड़ लिया था। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। की व्याख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। 35वां है कि रौलट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य था ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रौलट एक्ट की व्याख्या भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको नहीं दोहराएंगे। 36वां की किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। इसकी व्याख्या भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 37वां है कि फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरी किस राज्य में है? यह उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन डी। 38वां किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 39वां की ब्रिटिश का भारतीय सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना असहयोग देने के कारण किससे प्राप्त की? तो ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ब्रिटिश का भारतीय सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण महात्मा गांधी को दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। 40वां कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था? तो ऑप्शन सी, वैकोम सत्याग्रह। वैकोम सत्याग्रह 1924-25 सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अहिंसावादी तरीके से सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा से मुक्त होना था, क्योंकि त्रावणकोर में दलितों के मंदिर प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों के प्रयोग की पाबंदी थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। 41वां की स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुई थी। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बनाए गए थे। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे, व्याख्या जान चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं सीधे अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 43वां, बिहार के कौन सा स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण। इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इसका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से था। चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा तथा जे.बी. कृपलानी गांधी जी के साथ थे। अगला प्रश्न है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। परिशिष्ट सूत्र की घोषणा थी, ऑप्शन ए, C.R. दास ने कहा था। 46वां की सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मजदूर ने। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन के पश्चात 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। अहमदाबाद के मिल मजदूर प्लेग बोनस को बनाए रखने के लिए यह आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी के सहयोग से ही मिल मालिकों ने गांधी जी द्वारा सुझाए गए 35% बोनस की मांग को स्वीकार कर लिया था। 47वां की वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, M.K. गांधी ने। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं कि 48वां की महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ था? तो ऑप्शन बी, कांग्रेस के संगठन से। और सहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व C.R. दास, मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। इसी विचारधारा ने मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना में भूमिका निभाई तथा विधानसभा में प्रवेश कर और सहयोग आंदोलन की नीति को अपनाया था। अब इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण आंदोलन से।
1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश 1917 के चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से किया। इसी सत्याग्रह के सफल होने पर टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था।